हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसका 12वां भाग चल रहा है। तो शुरू करते हैं। याद है, मुख्य परीक्षा हो या प्री, इंटरव्यू हो या स्ट्रेटजी, हर मोड़ पर गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी। उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे। तुम अच्छे से जानती हो, यूपीएससी मेरा पैशन था। वो गिरीश ही था जिसके सहयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाई। उनकी सिर्फ यही एक चाहत थी कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊं। अब मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, मैं उसकी रूह को धोखा नहीं दे सकती। पर फिर माँ का पुराना राग, शादी कर लो, तंग आ गई हूँ मैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तुझे गिरीश बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुझ पर। दुनिया के लिए शायद तू एक व्यक्ति है, लेकिन गिरीश के लिए तू पूरी दुनिया है। अलका ने बगल में बैठी मेन्यू पलटती एंजल को कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा। वैसे गिरीश देखने में भी कामदेव के अवतार से कम नहीं लगता है, दिव्या ने कहा। शादी के बाद वह मेरा हर कदम साथ निभाएगा, और अगर उसमें कोई कमी है तो भी मैं उसे सुधार लूंगी, एंजल ने स्टूल से उठते हुए कहा। तीनों बैचमेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उठी। एंजल ने काउंटर पर बिल भरा और अपनी आईएएस सहेलियों के साथ वह नर्मदा हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। आसमान का रंग नीले से नारंगी हो चला था। अपने रूम में जाकर एंजल ने लाइट ऑन कर चाबियों होल्डर पर लटकाई और सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वह बहुत थकान महसूस कर रही थी, केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी। एक सुबह प्रोफेसर चटर्जी की भारी भरकम आवाज पूरे हॉल में गुंजायमान थी। हालांकि ट्रेनी ऑफिसर्स में से कुछ गोलू टाइप के ऑफिसर लेक्चर को बेहद ध्यान से सुन रहे थे। कई ऑफिसर इसीलिए नींद फरमा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आईएएस बनने के बाद में यह लेक्चर सुनने का भला क्या फ़ायदा। कुछ को नींद आ रही थी, लेकिन वे लड़कियों की तरह शर्मा रहे थे, और बाकी बचे कुछ ही ट्रेनी ऑफिसर अपने क्लासमेट की ही लड़कियों के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी, लेकिन भावी एडमिनिस्ट्रेटर इससे बेफिक्र थे। कई तो यह भी सोच रहे थे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले रहे थे और मसूरी में भी ले रहे हैं, तो सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन न लेने में क्या अंतर रह गया है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में सालों पढ़ पढ़ कर पकने के बाद तो सिलेक्शन होता है। कम से कम यहाँ तो मज़े से जीने दो यारो। सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे, जिस कारण से तमिल, हिंदी, तेलुगु जैसे अन्य मीडियम वाले अब कई अफसरों के दिमाग को हवा भी नहीं लगती थी। रमन, जो तमिल भाषा से चयनित इकलौता आईएएस ऑफिसर था, उसे लाख कोशिश करने के बावजूद लेक्चर समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी। जबकि लबासना में लाइब्रेरियन से लेकर गेटमैन तक अंग्रेजी में बात करता था। ऐसा लगता था कि मसूरी भारत के बाहर कहीं ग्रेट ब्रिटेन में हो। मसूरी में डेली रूटीन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे के आसपास हो जाती है। दिन की शुरुआत आमतौर पर सुबह 6 बजे पोलो ग्राउंड में 1 घंटे या 6 से 10 किलोमीटर की जॉगिंग के साथ होती है। उसके बाद सुबह 9 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं, और एक दिन में लगभग 5-6 सेशन आम 5 बजे तक होते हैं, शाम 5 बजे तक होते हैं। प्रत्येक कक्षा सत्र 55 मिनट तक चलता है। शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खेल और घुड़सवारी की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। टाइम टेबल इतना व्यस्त रहता है कि कई बार ट्रेनिंग करने वाले ऑफिसर्स को घर पर फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शिकायतें तो सामान्यता हो जाती हैं। देखो, ऑफिसर बन गया है, भैया बन गई है, अब टाइम थोड़े ही होगा इसके पास। इस तरह के ताने सुनने को शुरू हो जाते हैं। 1-2 बार तो यह बात मैंने भी एंजल से कह दी थी कि इतना टाइट शेड्यूल कैसे हो सकता है। हाँ, संडे को ज़रूर थोड़ी बहुत राहत मिलती है। दूसरी ओर अनमैरिड अफसरों को ही अपने लिए रानी जैसी लड़की की तलाश जारी रहती है। वैसे लवासना में हैंडसम लड़कों की कमी नहीं थी। एंजल की सहेली रवीना का अमरीश पर दिल आ गया था, और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाने लगे। वैसे अगर कोई प्रशिक्षु लड़का प्रशिक्षु महिला अधिकारी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता, तो सभी अफसरों में इस बात की फुसफुसाहट तेज हो जाती,
और यही बातें होती कि वो उसको डेट कर रहा है। इन बातों में कई बार सच्चाई भी होती थी। मसूरी के साथ फेमस रेस्टोरेंट में ट्रेनी अफसर डेट करते अक्सर दिख जाते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के दावों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक कुल 52 आईएएस ऑफिसरों ने साथी अधिकारियों से शादी कर ली। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि लबासना ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए रोमांस सेंटर भी है। अक्सर यहाँ चर्चा होती है कि आप कौन सी शादी करने जा रहे हैं, लव या कैडर मैरिज। मसूरी में कैडर आवंटित हो जाने के बाद अफसरों में कैडर वाला प्यार उमड़ जाता है। परिसर में ट्रेनिंग ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने को ही अनुमति दी जाती है। यहाँ तक कि मेस में खाना खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। अपने रूम के बाहर भी कोई अफसर बाथरूम स्लीपर या सैंडल पहनकर नहीं घूम सकता। ऐसे करने पर दंड का भुगतान करना पड़ता है। क्लासरूम के ड्रेस कोड में पुरुष ऑफिसर्स को गर्मी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है और सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ लेदर शूज़ भी अनिवार्य हैं। वहीं महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट, औपचारिक जूते, सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। सभी ऑफिसर्स को मैस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन करना होता है। एक दिन सुबह मैं मसूरी में घूम रहा था तो तैयब अली खान ने कहा, मसूरी में बारिश तो धनौल्टी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आओ जमकर एडवेंचर का लुत्फ उठाते हैं। मसूरी की वादियों में बरसात का नज़ारा बहुत ही मनभावन होता है। 100 बार देखकर भी मन न भरे ऐसा। मैंने कहा, स्नोफॉल के समय पहाड़ों को नज़दीक से भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लगभग 20 साल से निरंतर मैंने भी इस खूबसूरत जगह का दीदार किया है। सच कहूँ तो मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह मसूरी भी है। मैंने भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत नज़दीक से देखा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सपने हैं तो आप भी उत्तराखंड स्थित मसूरी हिल स्टेशन की सैर का प्लान बना सकते हैं। यूं तो मसूरी में घूमने के लिए छोटी बड़ी कई खूबसूरत जगह हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने जिन बेहतरीन जगहों को करीब से देखा है उनमें से कुछ जगहें मेरी पसंदीदा रही हैं। लाल डिब्बा, क्लाउड एंड कैंप्टी वाटरफॉल, धनोल्टी, सरकुंडा देवी मंदिर, ग्रीन विंडो एडवेंचर, मसूरी झील, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, झरी पानी वाटरफॉल, भट्टा फॉल, संतूरा देवी मंदिर, कंपनी गार्डन, मॉल रोड, गन हिल, पिक्चर पैलेस, लंबी वाइन, धार और हाथी पांव। स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी दूसरी ऐसी जगह है जहाँ से सूर्यास्त का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। बल्कि मैं तो कहूँगा आप मसूरी के अलावा ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं भी नहीं देख सकते। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर कैमल्स बैक रोड पर भी है, जिसका नाम ऊंट के पीठ के आकार की एक चट्टान से लिया गया है। कहा जाता है कि कैमल्स बैक रोड का निर्माण सन 1845 में किया गया था। इस सड़क पर एक प्राचीन हवाघर भी है जहां बैठकर लोग खूबसूरत चोटियों को देखकर लुत्फ उठा सकते हैं। इस हवाघर को ब्रिटिश काल में स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हिमालय की चोटियों को करीब से देखने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ टेलीस्कोप उपलब्ध रहता है, जिसकी सहायता से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चौखंबा नंदा देवी की चोटियाँ साफ दिखाई देती हैं। भारत में अगर आप कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो मसूरी एक अच्छा विकल्प है। यह उत्तराखंड राज्य का एक रमणीय पर्वतीय नगर है। अपनी मनोहारी प्राकृतिक सुषमा के कारण इस नगर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इस नगर की औसत ऊंचाई लगभग 6600 फीट है। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी F.J. शोर सन 1823 में अपने कुछ दोस्तों के साथ पर्वतारोहण करते हुए प्रथम बार यहाँ आए थे और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। कालांतर में यह नगर ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ के हिल स्टेशन, प्राचीन मंदिर, झरने, घाटियाँ
वन्यजीव अभ्यारण्य और शैक्षिक संस्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों में गन हिल, लाल टिब्बा और नाग टिब्बा आदि हैं। गन हिल पहाड़ी समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी से हर दोपहर को तोप से गोला दागा जाता था ताकि स्थानीय लोगों को समय की जानकारी दी जा सके। उस समय लोग अपनी घड़ियों को उसी के अनुसार सेट कर लिया करते थे। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टावर इसी पहाड़ी पर स्थित हैं। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए एक जापानी टेलीस्कोप सन 1967 में स्थापित किया गया था। इस टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक निकटवर्ती इलाके बंदेरपूंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को देख सकते हैं। नाग टिब्बा मसूरी की अन्य लोकप्रिय पहाड़ी है। इसे नाग चोटी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटक यहाँ आकर कई साहसिक खेलों का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर झरी पानी झरना, भट्टा झरना और मोसूसी झरना अपनी रमणीयता के लिए विख्यात हैं। मसूरी की सैर पर आने वाले पर्यटकों में कैंपटी झरना अत्यंत लोकप्रिय है। समुद्र स्तर के इस झरने की ऊंचाई 4500 फीट है। इस क्षेत्र की सुंदरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश जॉन मैकिनन ने इसे एक पर्यटन स्थल में बदल दिया था। पर्यटन स्थल के अलावा यह नगर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ओक ग्रोव स्कूल, बयान वर्ग एलन स्कूल आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ब्रिटिश राज में ये पंक्तियाँ हर शहर के कैंटोनमेंट एरिया में होर्डिंग्स पर लगी रहती थीं। यही पंक्तियाँ उस समय मसूरी के मॉल रोड पर भी लगी रहती थीं, लेकिन मोतीलाल नेहरू का परिवार इन पंक्तियों के लिए अपवाद था। 1920 से 40 के दौरान इंदिरा गांधी का नियमित विजिटिंग स्थल थी ये जगह। मसूरी की खोज 1825 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन यंग ने की थी। 1827 ईस्वी में लैंडोर में सैनिटोरियम बनाया गया, जो बाद में कैंटोनमेंट बन गया। समुद्र स्थल से 5991 फीट की ऊंचाई पर इस शहर की जनसंख्या 1901 में महज 6500 के आसपास थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार आज 3 लाख से ऊपर है। देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर पर बसा यह शहर 1900 ईस्वी में रेलवे से जुड़ा। मंसूर नामक स्थानीय पौधे की वजह से इसका नाम मंसूरी पड़ा, जो आगे बिगड़कर मसूरी हो गया। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन अधिकृत तिब्बत से भागकर यहीं शरण ली और तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड आज भी एक स्थानीय किताब की दुकान में शाम के 3 बजे नियमित रूप से अपने पाठकों से मिलने आते हैं। 1853 का सेंट जॉर्ज स्कूल यहाँ का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। 1850 में बने वुडस्टॉक स्कूल में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं को प्रोटेस्ट पंथ का प्रशिक्षण दिया जाता था। चीड़ देवदार के जंगलों में बसा यह शहर भारतीय सैलानियों के लिए आज भी बहुत आकर्षण रखता है। मसूरी का 125 साल पुराना हाथ रिक्शा आज भी आकर्षण का केंद्र है, जो मॉल रोड पर पर्यटकों के दर्शनार्थ रखा है। मसूरी के हाथ रिक्शा का एक इतिहास है। 19वीं शताब्दी आते आते मसूरी एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में स्थापित हो चुका था, परंतु पहाड़ पर आवागमन एक समस्या थी। तब 1890 में एक व्यवसायी ने हाथ रिक्शा का प्रस्ताव रखा। इसे अंग्रेजों ने बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि इसके निर्माण के लिए चार्ली विली होटल के परिसर में जगह भी दी। आजकल उसी होटल में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी खुली है, जहाँ आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। दिल्ली से नज़दीक और अमूमन सस्ता होने की वजह से साल भर यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है। मसूरी नगर निगम इस भीड़ को संभाल सकने में नाकाम रहा है। फलतः पर्यटकों द्वारा किया गया कचरा इस जगह के आकर्षण और स्वच्छता को लगातार बिगाड़ रहा है।
अत्यधिक निर्माण विनिर्माण गतिविधियों के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में तापमान में भी वृद्धि हुई है। इसे रोके जाने की आवश्यकता है। मसूरी घुमक्कड़ी का सबसे सही समय या तो मई जून की भरी गर्मियों में है या जनवरी की हाड़ तोड़ सर्दियों में। हालांकि सर्दियों के मौसम में यहाँ जाना थोड़ा जोखिम भरा है। स्नोफॉल की वजह से मसूरी के सभी पहाड़ी रास्ते इतनी फिसलन से भरे हो जाते हैं कि यहाँ अक्सर रोड पर गाड़ियों के फिसलने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मसूरी पर जे माथुर की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। हुस्न की वादियों में बसी पहाड़ों की रानी मसूरी है ये, गढ़वाल का ताज है पर्यटकों की दीवानगी मसूरी है ये, चौड़े पतले टेढ़े मेढ़े रास्तों से चढ़ती हुए बसी है ये, जहाँ पानी भी ठंडा है और हवा भी बहती ठंडी है ये, पर्यटनों के स्थलों से भरी हुई सुंदर प्रलोभनकारी है ये, हर प्रेम करने वालों के अटूट प्रेम की मनोहारी है ये, डूब जाए इसकी खूबसूरती में ऐसी कलाकारी है ये, लोगों के दिलों को जो जोड़ दे ऐसी न्यारी है ये। दोस्तों, ये भाग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मेरी आवाज़ में ये उपन्यास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन कमेंट नहीं आते हैं, ना ही लाइक्स आते हैं। धन्यवाद।